एवरीवन, आज हम अपने पास्ट पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम एमसीक्यूज की तरफ भी जाएंगे। और उसके बाद ये आप लोगों के लिए एक्चुअली पास्ट पेपर ज़रूरी क्यों होते हैं कि जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, मतलब आपको क्या क्या आता है और क्या नहीं आता, और वो एक तरह से आपकी तैयारी पक्की हो जाती है और फिर आपको पता लग जाता है कि क्या आप पेपर सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं या नहीं हो गए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करें कि हाउ आई टीच। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमें बोला हुआ है कि हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं क्योंकि, और उसके अंदर हमारे पास जब दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद हो तो हम क्या करते होते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी हम इसको लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसको लेट कर देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम फर्स्ट वाली से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये सारा कैंसिल हो मतलब इस वाली इक्वेशन के साथ नेगेटिव आ जाएगा। आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप लिखने में थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, तो ये इस सारी के साथ नेगेटिव जब आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 6x है और ये -2x है तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4x बन जाएगा। और फिर साथ ये -2y इज इक्वल टू यहाँ 1 है और यहाँ -3 है यानी कि ये -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से हम y को इन टर्म्स ऑफ x दे देते हैं, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल देते हैं। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 4x, क्योंकि y को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी y के साथ नेगेटिव है। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 4x, -2 था यहाँ आके +2 हो जाएगा और फिर y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है इसे हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की ये वाली वैल्यू, तो ये वो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा 4x + 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और साथ +6x इज इक्वल टू 1, +6x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 2s are 4 होता है और 2 1s are 2 होता है, और फिर जब हम इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो अभी हमने टर्म लिखी थी अब हम इसके अगर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्योंकि 2x + 1 का होल स्क्वायर था तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4x प्लस 1, और साथ क्या हुआ हमारे पास इस साइड पे भी उसी टर्म के अंदर आप लोग पीछे रेफर कर सकते हैं, तो उसी टर्म के अंदर इस साइड पे भी 1 था और दूसरी साइड पे भी 1 था तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, और साथ हमारे पास यहाँ पर +6x भी मौजूद था, +6x इसी इक्वेशन के अंदर यानी कि हमारे पास मौजूद था। यहाँ से हमने देखा 4x स्क्वायर और x स्क्वायर ये बन गया 5x स्क्वायर, +6x है और +4x है, ये दोनों बन जाएंगे +10x, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कैसे कि 5x इसके अंदर कॉमन है, 5x हमने बाहर ले लिया, अंदर बच गया x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0। जब 5x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0, और जब x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, यानी कि x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने इसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड करनी है। y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पता है सिंपली हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू 2x + 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था क्योंकि वो पहले हमने 4x + 2 डिवाइडेड बाई 2 किया था, लेकिन क्योंकि उसको सिंप्लीफाई अगर हम करें 2x + 1 ही बनेगा, तो इसके अंदर हम पहले x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं और फिर हम क्या करते हैं x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए y क्या आ जाएगा, 2 0s are 0 + 1,
y इज इक्वल टू 1। और उसके बाद अगर हम देखें फॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 के लिए y की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जार 4, -4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3। तो ये यानी कि y की वैल्यू आ गई -3। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट्स हैं वो दो बन चुके हैं। एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना है 0 और 1, और जो दूसरा सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या बना है, -2 और -3, यानी कि x की दो वैल्यूज निकली हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y की भी दो वैल्यूज आई हैं, यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स बन चुके हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमें क्या डेटा गिवन है कि जी 2 men आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग टॉवर, यानी कि एक टॉवर है जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास 100 मीटर है, सॉरी हमारे पास 100 मीटर है, और इसकी सेम साइड के ऊपर, यानी कि ये 100 मीटर लॉन्ग टॉवर है, तो एक बंदा यहाँ खड़ा होगा और एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, क्योंकि बंदा तो 100 मीटर जितना हो नहीं सकता, तो यानी कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, पर्सन ए ये है और पर्सन बी ये है। इसकी यहाँ पे साइड पे खड़े हुए हैं ये लोग, और इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, वो है 20 और 30, यानी कि यहाँ ये जो एंगल है ये कितना है, ये 20 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है पर्सन ए और बी के बी का टॉवर के साथ। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जो हम नीचे से ऊपर एंगल देखते हैं, मतलब ये क्या हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर ऊपर से नीचे देख रहे होते तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता। तो अभी हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है तो हम इस साइड को क्या कह देते हैं, y का नाम दे देते हैं, और ये जो पूरी ये वाली बेस है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर है और ये है तो बेस ही, तो इस पूरी बेस को हम h का नाम दे देते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्राइंगल वो तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, जब इसमें से इस पोर्शन को हम देखते हैं तो इसको हम y का नाम दे देते हैं और इसको हम x का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, x, टू फाइंड x, यानी कि x फाइंड करना है। x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, कि ये दोनों आदमी खड़े तो हैं और यानी कि सेम साइड ऑफ टॉवर के ऊपर, लेकिन इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है, यानी कि आपस से कितने दूर हैं। तो अभी हमें सामने नजर आ रहा है कि ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये जो हाइट h है इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ क्योंकि ये जो h है ये इस 20 वाले एंगल के विद रिस्पेक्ट टू 20 वाला एंगल हमारे पास ये वाली बेस है, तो यानी कि यहाँ tan क्या आ जाएगा, tan 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास h है, और हमने फाइंड क्या करनी है, h फाइंड करनी है। तो h किसके इक्वल आ जाएगी, tan 20 डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो tan 20 डिवाइडेड बाय 100 है, तो ये सॉरी ये जो है ये हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय tan 20 के इक्वल आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय tan 20, क्योंकि ये h यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये tan 20 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 274.8 हमारे पास ये बेस की लेंथ निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास ये h तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये y फाइंड कर लेते हैं। ये y जो है ये भी अलग से राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। इन पॉइंट्स को अगर आप मेंशन करना चाहेंगे कौन कौन सा पॉइंट है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ आज। तो यहाँ से हम y फाइंड करते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी tan के इक्वल आएगा, tan 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, वही 100 है, लेकिन यहाँ बेस कितनी है, y है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ यही वाला कर रहे हैं, तो बेस कितनी आ जाएगी हमारे पास, y आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि y उसी तरह से यानी कि 100 डिवाइडेड बाय tan 30 के इक्वल होगा। अब 100 डिवाइडेड बाय tan 30 किसके इक्वल होता है, 173.2। अब ये हमारे पास y भी आ गया है और h भी आ गया, तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो h के इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y के इक्वल है, तो मतलब कि अगर हम h में से y को माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन यानी कि x आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू h माइनस वाई विच इज इक्वल टू h हमारे पास कितना आया है, 274.8 माइनस 173.2 which will be equal to 101.5 मीटर।
यानी कि x जो कि क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन हमने फाइंड करना था, वो किसके इक्वल आ चुका है, 101.5 मीटर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर सिंपली हमें 3 सेट्स गिवन है। एक ये यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहा है। फिर ये ए है 1 3 5 7 9, यानी कि ये हमें नजर आ रहा है ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। और बी किसकी इक्वल है, 2 4 6 8 10, यानी कि वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है। और हमने क्या करना है, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है इनको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन बी करेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 9 10 तक ही है, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये 10 तक चला जाएगा क्योंकि 1 2 3 सब कुछ तो है ही इन दोनों के अंदर आ रहा है, और यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट्स को लिखते होते हैं। उसके बाद अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले सेट को हमने माइनस कर देना है। जब हम देखें यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, तो वो जा रहा है। फिर ये जो ए यूनियन बी वाला सेट है ये भी 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये जा रहा है। यानी कि हमारे पास यहाँ जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो कि इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर हो और यूनिवर्सल सेट के अंदर ना हो। तो इसलिए इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम सेट्स हैं तो दोनों सेम है, तो इसलिए हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा कि जी सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो दोनों के अंदर सेम ना होती। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए वाला सेट निकाल देना है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक जा रहा है यहाँ पर, जबकि सिर्फ हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जो इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो वो वहाँ पे इवन नंबर्स हैं, तो जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9। अब अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन कराएं, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी नल सेट के इक्वल आ जाएगा। नल सेट को एम्प्टी ब्रैकेट्स या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फाइ से भी लिख सकते हैं हम इसे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये भी नल सेट के इक्वल आई, जो राइट हैंड साइड है वो भी नल सेट के इक्वल आई, क्योंकि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट देखें वो इवन नंबर्स हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट देखें ऑड नंबर्स है, दोनों की इंटरसेक्शन कराएं तो कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनकी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट आ गया। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको हम प्रूव करते हैं उसी तरह से। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जिसके अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए की बी से इंटरसेक्शन कराएं तो यहाँ एक ऑड नंबर्स का सेट है, एक इवन नंबर्स का सेट है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में तो नल मैट्रिक्स यानी कि फाइ ही आएगा। लेकिन फिर हम जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे। जब यूनिवर्सल सेट में से एक एम्प्टी सेट चला भी जाएगा तो पीछे तो सारा का सारा यूनिवर्सल सेट यानी कि यू वाला सेट हमारे पास बच जाएगा। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक ये वाला सेट हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड को अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया था जो कि किसकी इक्वल है, बी के इक्वल आया था बेसिकली, यानी कि 2 4 6 8 और 10 के इक्वल आया था। उसके बाद अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट देखें वो किसके इक्वल आया था, वो ए के इक्वल आया था, जो कि किसके इक्वल था 1 3 5 7 और 9। अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, यानी इन दोनों की यूनियन कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वापस 1 2 3 4, क्योंकि यूनियन कर रहे हैं यानी कि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जब ए के कॉम्प्लीमेंट में 2 है, बी के कॉम्प्लीमेंट में 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट वाले आ रहे हैं। यानी कि इसकी अगर हमने यूनियन कराई तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, जबकि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट वो भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल था।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि जी अगर दो कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि वो इक्वल हैं, एक जैसे ही हैं, तो यानी कि सेंटर से वो सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो ये क्योंकि हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 9.1 का, और उसके अंदर आप लोगों ने एज इट इज जाके वहां से देख लेना है और समझ लेना है। और अगर उसमें आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम गिवन लिखते होते हैं, फिर टू प्रूव और फिर कंस्ट्रक्शन लिखते होते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन लिखते होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी बात समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज ही लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, रिपीट करूंगी, तो फायदा नहीं होगा कोई, इसलिए आप लोगों ने खुद ये देख लेना है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमारे पास एज इट इज बुक के अंदर गिवन है। इसके अंदर क्या है कि दो हमारे पास सर्कल्स हैं जो कि क्या है, इक्वल है, और उनका डिस्टेंस आपस में कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो यूं होंगे, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बनाने। कॉमन टेंजेंट्स यानी कि ये एक ऐसी लाइन, ये एक टेंजेंट बन गया, ये दूसरा टेंजेंट बन गया, तो ये ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हमने बना देने हैं, और साथ हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो ये 13.3 के अंदर जो कि 4A है, उसके अंदर आप लोगों को एग्जैक्ट मिल जाएंगे कि क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसके। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख देंगे कि जी हमारे पास क्या है, दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल है तो इनका रेडियस भी इक्वल होगा। और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 है, जिनके अंदर हमने क्या करना है कि ये फॉर एग्जांपल इसे हम O कह देते हैं और इसे O प्राइम कह देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इन सर्कल्स के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद हमने डायामीटर AOB ऑफ फर्स्ट सर्कल, हमने डायामीटर ड्रॉ कर देना है। यानी कि ये वाला जो सर्कल है इसका एक हम डायामीटर ड्रॉ कर देते हैं AOB। यानी कि यहाँ डायमीटर क्या होता है, जो यहाँ रेडियस का डबल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक जो लाइन जा रही है, ये डायमीटर आ गई। इस पॉइंट को हमने A कह दिया और इस पॉइंट को हमने B कह दिया। ये हमने डायमीटर ड्रॉ किया है, और ये जो डायमीटर है ये किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, हमारे पास O प्राइम के। यानी कि अगर हम यूं देखें तो ये डायमीटर यूं जा रहा है ना, ये A है, ये O है और ये B है, और यहाँ से ये जो O और O प्राइम है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि ये जो डायमीटर है AOB, ये क्या है, ये डायमीटर AOB ये परपेंडिकुलर है O प्राइम के। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड सर्कल का भी डायमीटर ड्रॉ कर देंगे, यानी कि सेम स्टेप्स ही हम फॉलो करते होते हैं। इसका जो है उसको हम A प्राइम O प्राइम B प्राइम कह देंगे, ताकि हमारे पास ये जो A प्राइम O प्राइम B प्राइम है ये किसके परपेंडिकुलर हो जाए, ये O प्राइम O के परपेंडिकुलर हो जाए। उसके बाद हमने क्या कर देना है, ड्रॉ A प्राइम एंड B प्राइम विच आर रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट्स। यानी कि सबसे पहले तो हमने सिंपल यानी दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए जो कि इक्वल थे। उसके बाद हमने इनके सेंटर्स को मेंशन कर दिया, फिर सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया आपस में। उसके बाद हमने डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए, और उसके बाद सिंपली हमने ये A प्राइम ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और B प्राइम ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को टच कर रही हो मगर कट ना कर रही हो। अब इसको भी टच करनी चाहिए, इसको भी टच करनी चाहिए, यानी कि इसी को एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ तक ले आएंगे। तो आज हमारे पास पेपर खत्म हो चुका है। अब हम इसके MCQs नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो।